गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, और जब हम समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पीपीसी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में हम इसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसको और भी दो नामों से जाना जाता है, एक है पीपीएफ और दूसरा है टीसी। पीपीएफ का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और टीसी का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या होता है पीपीसी? एक मैंने परिभाषा लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। हम यहाँ बात करते हैं दो वस्तुओं के संयोगों का, जिसको हम हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके क्या करते हैं, उत्पादक उत्पादित करता है। हमारे उत्पादक के पास जितना भी संसाधन है वो क्या करता है, इन्हीं दो गुड्स को उत्पादित करने में लगा देता है। जिससे क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, वो क्या है, लिमिटेड है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, स्केयर है। तो उनका हमको प्रयोग इस प्रकार से करना है कि इन वस्तुओं का हम उत्पादन आसानी से कर पाएं। तो हम पीपीसी में हम दो वस्तुओं को लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु X है, दूसरा वस्तु Y है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास सीमित संसाधन है तो हम जब इन दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए है और इन 1000 रुपए को मैं क्या करती हूँ, पूरी तरह से किसमें लगा देती हूँ, इन दो गुड्स को उत्पादित करने में। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर हम एक गुड्स को बढ़ाते, एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो हमको दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे वस्तु के उत्पादन को और बढ़ाते हैं तो हमको दूसरी वस्तु के उत्पादन को और क्या करना पहली वस्तु के उत्पादन को और घटाना होगा। जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे हमको दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या करना होगा, घटाना होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब दोनों के बीच में कैसा संबंध देखने को मिल रहा है, निगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, नकारात्मक संबंध देखने को मिल रहा है। अर्थात जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमको दूसरे वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा, तभी हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा पाएंगे। इसको और आसान तरीके से चित्र द्वारा और सारणी द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम सारणी द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कॉम्बिनेशन लेते हैं, संयोग जो है, संयोग यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे वस्तु X लेते हैं, यहाँ पे वस्तु Y लेते हैं। वस्तु X को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वस्तु X Y लिखते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए गुड के नाम लिख देते हैं, गेहूं, चावल या ज्वार, बाजरा, जो भी हमको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम गेहूं लिख देते हैं, वीट, गेहूं, यहाँ पे चावल, इनका हम उत्पादन कर रहे हैं। वस्तु X क्या हो गया, गेहूं, वस्तु Y क्या हो गया, हमारा चावल। अब यहाँ पे संयोग क्या है, ले लेते हैं हम। कॉम्बिनेशन जो है ABCDE, और वस्तु X यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0, एक एक का गैप लेके ले लेते हैं, 2 3 4। अब हमको वस्तु Y कैसे हम लेंगे, देखिए 4।
क्या है, बस पहले हमने क्या किया है, वस्तु x को 0 से लिया है और 4 तक लिया है वस्तु y को। अब ये क्या दिख रहा है इस सारणी में, वस्तु x क्या है, पहले हम बिल्कुल उत्पादित नहीं कर रहे हैं और वस्तु y का उत्पादन कितना है, 16 है। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि नहीं, मार्केट में चावल की अपेक्षा गेहूं की भी मांग हो रही है, हमें गेहूं का भी उत्पादन करना चाहिए। कुछ समय बाद हमें लगता है कि हमें चावल का नहीं, गेहूं का भी उत्पादन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वस्तु Y के उत्पादन को घटाते हैं और क्या करते हैं, वस्तु X के उत्पादन को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम वस्तु Y के उत्पादन को घटाते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो X वस्तु की उत्पादन क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्या कैसा रिलेशन दिख रहा है इनके बीच में, दिख रहा है ना कि जैसे जैसे उत्पादन वस्तु Y का उत्पादन बढ़ रहा है, वस्तु X का उत्पादन ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जाता है। वस्तु Y का उत्पादन क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है और शून्य हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि जब भी हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से संसाधन निकाल के दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगाना होगा, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, और उन सीमित संसाधनों के कारण हमें क्या करना पड़ता है, हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, दोनों वस्तु का उत्पादन एक ही समय में नहीं। और यहाँ पे आप एक हो सकता है बच्चे एक और कंफ्यूजन उनको हो रहा हो कि शायद ये क्यों हम इनका एक एक का गैप ही ले रहे हैं, इनको 1 0 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी गैप ले सकते हैं, लेकिन ये बढ़ते हुए ही होना चाहिए और दूसरे वस्तु का उत्पादन इस तरह से होना चाहिए कि ये धीरे धीरे घटता हुआ हो, बढ़ते क्रम से घटता हुआ हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है वो ज्यादातर एजम्पशन पे, मान्यताओं पर आधारित होती है। तो हम मान के चलते हैं और हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र का आकृति कुछ इस तरह का होता है, चित्र डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अगर हम इस तरह के अंक नहीं लेंगे तो ये चित्र नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें इस तरह के ही अंक लेने हैं जिससे हम इसको सही तरीके से प्रदर्शित कर सकें। दूसरी चीज है कि जब इसको हम डायग्राम की उससे दर्शाते हैं तो किस तरह से दर्शाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये x अक्ष पे हम x कमोडिटी x वस्तु को लेते हैं, यहाँ पे x वस्तु आपका क्या है, गेहूं। यहाँ पे हम y वस्तु को लेते हैं जो क्या है, चावल। ये है ना वस्तु y। अब हमको गैप भी इनका बराबर ही रखना है, ऐसा नहीं कि नीचे हम ज्यादा गैप ले लें ऊपर कम गैप ले लें। तो इससे क्या होता है कि हमारी आकृति सही नहीं बन पाती है। तो हमको गैप भी उसी तरह का रहना है। संख्या हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। माध्यम है 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी हम इतना ही गैप लेते हैं, क्या हम गैप क्या ले लेते हैं, 4 का ले लेते हैं, आसान होगा। अब आप 1 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। तो यहाँ पे हम 4 का गैप लेते हैं, 4 12 16। ये गैप ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। आप स्केल से नाप के लेंगे जो ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए वस्तु x में, वस्तु x संयोग 1 में वस्तु x क्या है, 0 है, और वस्तु y क्या है, 16। यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा क्या है b, यहाँ पे वस्तु x क्या है 1, वस्तु y क्या है 14, लगभग ये यहाँ पे आएगा। फिर क्या है, वस्तु x 2 और वस्तु y क्या है 10, लगभग ये यहाँ पे आएगा। और उसके बाद फिर
आ जाएगी, जो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, जो क्या दर्शा रहा है कि जब एक वस्तु का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, घटाना पड़ रहा है। जैसे जब वस्तु X को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वस्तु Y की उत्पादन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ये क्या दर्शाता है कि वस्तु X और Y के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, मतलब ऋणात्मक संबंध होता है। ये मुख्य रूप, इनकी दो विशेषताएं होती हैं। पीपीसी की मुख्य विशेषता होती है कि यह वक्र दाईं ओर झुका हुआ होता है, और दूसरा है कि पीपीसी की आकृति हमेशा नतोदर, कॉन्केव होती है। पीपीसी की मुख्य दो विशेषताएं होती हैं। पहला कि यह वक्र दाईं ओर झुका हुआ होता है, और दूसरा है पीपीसी की आकृति हमेशा नतोदर होती है। मतलब वो हमेशा क्या होती है, पीपीसी की आकृति जो होती है वो क्या है, वो हमेशा क्या होती है, कॉन्केव होती है। और ये कॉन्केव क्यों होती है, जब हमारा एमओसी, एक शब्द आ रहा है एमओसी, हमारा एमओसी बढ़ता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम सीमांत अवसर लागत के नाम से जानते हैं। सीमांत अवसर लागत क्या होता है, जब हम किसी एक इकाई को प्राप्त करने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी इकाई का कितना त्याग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एमओसी, सीमांत अवसर लागत। अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए हम एक अतिरिक्त इकाई का कितना त्याग करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सीमांत अवसर लागत। यहाँ पे जो मार्जिनल शब्द आ रहा है, मार्जिनल मीन्स होता क्या है, चेंज, या जिसको एडिशनल भी कह सकते हैं, एडिशनल भी कह सकते हैं। चेंज को हम इकोनॉमिक्स में कैसे दर्शाते हैं, चेंज को हम दर्शाते हैं डेल्टा से, और एमओसी का सूत्र होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब हम वाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए, हम अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए वाई का कितना त्याग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। अगर हम यहाँ पे एक इकाई बढ़ा रहे हैं तो हम कितने इकाई का त्याग कर रहे हैं, 2 इकाई का। जब हम यहाँ पे एक इकाई का बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे कितने इकाई का त्याग कर रहे हैं, 4 इकाई का। जब यहाँ पे हम एक इकाई को बढ़ा रहे हैं तो एक इकाई को प्राप्त करने के लिए हम कितना का त्याग कर रहे हैं, इकाई 6 का। और जब हम यहाँ पे फिर एक इकाई बढ़ा रहे हैं तो हमारा कितने का त्याग कर रहे हैं, इकाई 6 का। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सीमांत अवसर लागत। पीपीसी वर्क जो है मुख्य रूप से कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि उत्पादन के जो संसाधन अर्थव्यवस्था में दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। दूसरा चीज, उत्पादन स्थिर है, मतलब उस उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो स्थिर है, जिस तरह से किया जा रहा है वही उसी तरह से हो रहा है। और तीसरी चीज यह है कि संसाधन का पूर्ण उपयोग हो रहा है, मतलब हमारे पास जितना भी संसाधन है उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कार्य में लगा दे रहे हैं। उत्पादक क्या कर रहा है, जितना भी उसके पास संसाधन है वो क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से उसमें लगा दे रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पीपीसी वक्र का किस तरह से शिफ्ट करता है, किन कारणों से शिफ्ट करता है, इसका अध्ययन करेंगे।